और फिक्र में आज की शुरुआत इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी खबर से। जिस तरह 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, ठीक उसी तरह अब से थोड़ी देर पहले तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा हमला हुआ है। इन तस्वीरों में, जो कि अब आप देखने वाले हैं, इन तस्वीरों में आतंकी खुलेआम लोगों पर गोलियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं। एक महिला आतंकी भी शामिल है। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अंकारा में आतंकियों ने न सिर्फ अंधाधुंध गोलियां बरसाई, बल्कि कई जगह धमाके भी किए हैं। अंकारा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में फायरिंग भी लगातार जारी है। तुर्की के गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह हमला डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर हुआ है और अंकारा से आ रही आतंकी हमले की एक एक तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। इस तस्वीर में एक आतंकी बिल्डिंग के अंदर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। इमारत के चेक पॉइंट पर एंट्री गेट से अंदर ही यह आतंकी गोलियां दागता हुआ दिखाई दे रहा। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इसमें बिल्डिंग के चेक पॉइंट के सामने से दो आतंकी गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में एक महिला आतंकी भी लगातार फायरिंग कर रही है। दोनों के हाथ में AK-47 जैसी राइफल है और इन्होंने पीठ पर काले रंग का एक बड़ा बैग टांगा हुआ है। यानी तस्वीरें देखकर लग रहा है कि आतंकी बड़ी तैयारी के साथ आए थे। आतंकी हमले का एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में 3 से 4 आतंकी गोलियां बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने पीले रंग की एक कार पर भी फायरिंग की गई। इसके बाद इस कार के दरवाजे उखड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कार के पीछे एक शख्स जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े आतंकियों ने तुर्की की राजधानी अंकारा को दहलाया है। अब करीब 100 मीटर की दूरी से बनाए गए इस वीडियो को देखिए। इसमें एक बिल्डिंग के बाहर जोरदार धमाका होता दिखाई दे रहा है। धमाके के साथ आग की लपटें तेजी से ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तुर्की का इंटीरियर मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि आतंकियों ने एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बाहर एक बड़ा धमाका किया और इस बिल्डिंग के बाहर 3 आतंकियों ने गोलीबारी भी की है। अंकारा में अब स्वॉट टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अब से कुछ देर पहले का वीडियो है। दावा किया जा रहा है कि स्वॉट टीम के कमांडोज ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 3 आतंकियों ने अंकारा में हमला किया था और 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि इन आतंकियों ने हमला कर कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। अंकारा में हमला करने वाले आतंकियों की कुछ तस्वीरें देखिए। इनमें एक आतंकी इमारत में घुसता दिखाई दे रहा है। एक महिला आतंकी फायरिंग करते हुए दिख रही है। इमारत के अंदर आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद उनके पास से बरामद सामान दिखाई दे रहा है। इसमें 2 राइफल, कई ग्रेनेड्स और 6 मैगजीन दिखाई दे रही हैं। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर अंकारा को आतंकियों ने किस कदर दहलाया है। शहर में दाखिल होते ही इन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसके कुछ देर बाद अंकारा में एरोस्पेस कंपनी के बाहर जबरदस्त धमाका हुआ। वीडियो में गोलियां चलाती एक महिला आतंकी भी दिखाई दी। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें लोग इन आतंकियों की कैद में दिखाई दे रहे हैं। यानी इन आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया है और इन आतंकियों को मुकाबला करने के लिए तुर्की की स्पेशल फोर्सेस भी पहुंच गई हैं। ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी है, इसीलिए हमने सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी दी। हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये जो हुआ है, क्या इसके पीछे ISIS है, क्या इसके पीछे सीरिया का कनेक्शन है, या इसके पीछे मोसाद है? क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी हमास का जो अगला उत्तराधिकारी है वो तुर्की में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिक्र का अगला फोकस उस महामुलाकात पर है जिस पर आज पूरी दुनिया की निगाहें थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस मुलाकात पर वाशिंगटन DC में अपने दफ्तर से नजर टिकाए हुए थे, तो शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से इस मीटिंग की एक एक तस्वीर देखकर बेचैन हुए जा रहे थे, क्योंकि आज रूस के कजान में हुई यह महामुलाकात ही अपने आप में सबसे ट्रेंडिंग थी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की। हमारे पास इसकी एक एक डिटेल सुपर एक्सक्लूसिवली मौजूद है। 5 साल बाद जाकर PM मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। बॉडी लैंग्वेज देखिए। यह बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ कन्वे कर रही है और इस बॉडी लैंग्वेज में एक सेंस ऑफ अलर्टनेस है। इस बॉडी लैंग्वेज में आंखों में आंखें डालकर बात हो रही है। इस बॉडी लैंग्वेज में भारत ने कन्वे किया है कि आप हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। दोनों नेताओं में किन किन मुद्दों पर गंभीरता से बात हुई, PM मोदी ने जिनपिंग से क्या कहा, जिनपिंग ने PM मोदी से क्या कहा, दोनों में यह बातचीत भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों में कितनी नरमी लाने वाली है और इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है,
गलवान के कारण दूर जा चुके भारत और चीन के दोनों नेताओं को मिलाने वाला वो सूत्रधार देश कौन सा है? मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ आ जाएं तो पूरब की तिकड़ी पश्चिम पर कैसे भारी पड़ सकती है? सारे पहलुओं पर आज आपसे हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय मीटिंग पर फोकस। तस्वीरें देखिए, जिसकी चर्चा दिल्ली से लेकर बीजिंग, मॉस्को और अमेरिका तक इस समय हो रही है। कजान के हॉल में पीएम मोदी और शी जिनपिंग दोनों एक साथ आते मंच पर एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। इसके बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता पूरे 50 मिनट तक चली है। दोनों देश के प्रतिनिधि इस दौरान आमने सामने थे। पहले जिनपिंग ने अपनी बात रखी। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यह हमारे लिए 5 वर्षों में औपचारिक बैठक करने का पहला अवसर है। भारत और चीन के लोग और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारी बैठक पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। चीन और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं, प्रमुख विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण चरण में। यह हमारे दोनों देशों और लोगों के मूलभूत हितों की सर्वोत्तम सेवा करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पक्ष रखा और शुरुआत में ही जिनपिंग को भारत के कूटनीतिक तेवर से अवगत करा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि भारत चीन के संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। हमारे संबंध वैश्विक शांति के लिए जरूरी हैं। सीमा पर समझौते का स्वागत है। शांति और स्थिरता ही प्राथमिकता होनी चाहिए। शांति और स्थिरता ही प्राथमिकता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए ये लाइन। सबसे बड़ी बात, आपसी विश्वास बना रहना चाहिए। ये लास्ट की जो 2 लाइनें हैं, इन्होंने इस बैठक को एक चेन की तरह लॉक कर दिया और ये लाइन भारत ने ड्रॉ की है। यानी पीएम मोदी ने जिनपिंग से मिलकर यह बता दिया कि रिश्ते सुधारने हैं तो भरोसे का बरकरार रहना और बॉर्डर पर शांति और स्थिरता कायम रखना जरूरी है। यानी मोदी ने जिनपिंग की आंख से आंख मिलाकर दृढ़ता के साथ देश की ओर से संदेश साफ दे दिया। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। The two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. And stressed that with maturity and wisdom and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable and beneficial bilateral relationship. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. ये बैठक रशिया में हो रही है और रशिया का एक प्रोवर्ब जो है, एक कहावत बहुत मशहूर है। वो कहावत है ट्रस्ट बट वेरीफाई। सबसे पहले इसका इस्तेमाल स्टालिन और लेनिन ने किया और उसके बाद रोनाल्ड रीगन ने इसको मशहूर किया। भारत की चीन के साथ यही अप्रोच है, थोड़ी सी और ट्विस्ट के साथ, वेरीफाई बट ट्रस्ट। हम पहले वेरीफाई करते हैं फिर विश्वास करते हैं। वैसे विश्वास की तो जरूरत बहुत कम पड़ती है चीन के साथ। कजान में हुई इस महामुलाकात का क्रेडिट भारत के परम मित्र रूस को जाता है। सूत्रों से हमारे पास एक बड़ी जानकारी आई है और अंदर की इस बड़ी खबर को समझने के लिए आपको 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कुछ खास तस्वीरें देखनी होगी। ध्यान से देखिएगा वो तस्वीर जिनका फोकस पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी पर
खास तौर पर था। यह है वो तस्वीर। सार्वजनिक तौर पर पुतिन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हर बार उनके एक तरफ जिनपिंग और दूसरी तरफ पीएम मोदी नजर आए। ब्रिक्स नेताओं के ग्रुप फोटो सेशन से लेकर ब्रिक्स नेताओं के डिनर और संगीत कार्यक्रम तक हर जगह पश्चिम की परेशानी बढ़ाने वाली पूरब की ये तिकड़ी साथ दिखी। और आज जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल हुए तो विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि कजान में मीटिंग हुई है। रूस ने यह मंच मुहैया कराया है और इसके लिए रूस का शुक्रिया। अब आपको इस महामुलाकात पर टीवी 9 भारतवर्ष की इनसाइड रिपोर्ट दिखाते हैं। दावा यही है कि रूस ने भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने की पहल की। ब्रिक्स से संबंधित अलग अलग मीटिंग के दौरान रूस की तरफ से दोनों देशों को संबंध सुधारने का आग्रह किया गया। रूस ने यह संदेश दिया कि एशिया की शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के संबंध सामान्य होना जरूरी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध सुधारने का स्पष्ट संकेत दिया। सरकार ने महसूस किया कि आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संवाद को नए सिरे से शुरू करना आवश्यक है। इस रणनीति के तहत दोनों देशों ने धीरे धीरे उच्च स्तरीय कूटनीति में कदम बढ़ाए। उसी कड़ी में जुलाई में अस्ताना में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मीटिंग में बात आगे बढ़ी। लाओस में 25 जुलाई को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मोदी जिनपिंग की बैठक को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। रूस में 12 सितंबर को एनएसए अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग ने बैठक को अंतिम रूप दिया। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। इस मुलाकात से पहले बाकायदा कूटनीतिक माहौल भी बनाया गया। इसी वर्ष मई में चीन ने अपना नया राजदूत भारत भेजा था। दिल्ली में शी फिहोंग ने भारत की प्रशंसा करते हुए कई बयान दिए और काफी एक्टिव भी दिखे। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कई मौकों पर कहा कि चीन के साथ गलवान के बाद बढ़े सीमा विवाद का 75% या उससे ज्यादा समाधान हो चुका है। एनएसए अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री से स्पष्ट कहा कि सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता अनिवार्य शर्त रहेगी। पिछले कुछ महीनों में चीन का विदेश मंत्रालय और चीन के मीडिया ने लगातार भारत की तारीफ करते हुए बयान दिए। चीनी मीडिया ने भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति की तारीफ की, जिससे संबंधों में सकारात्मक माहौल बना। इन सब बातों के अलावा वीजा और व्यापार से जुड़े मामले में राहत भी दी गई। इसी का परिणाम आज दुनिया पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की शक्ल में देख रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कजान की यह ऐतिहासिक मुलाकात भारत चीन संबंधों में किस तरह का बदलाव लेकर आती है। भविष्य में दोनों देशों के बीच रिश्ते किस ओर मुड़ते हैं। मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या पुतिन या ब्रिक्स चीन का चरित्र बदल पाएंगे? चीन का चरित्र यानी विस्तारवादी चरित्र। वैसे ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग की महामुलाकात के साथ साथ आज वो संदेश भी सुर्खियों में रहा जो पीएम मोदी ने युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक चुनौतियों पर पूरी दुनिया को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध, संघर्ष जैसी चुनौतियों से घिरी है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम डिवाइड की बात हो रही है। वहीं आतंकवाद पर पीएम ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। युवाओं को कट्टरपंथ में जाने से रोकना होगा। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। जाहिर है ब्रिक्स के मंच से यह संदेश विशेष तौर पर उन देशों के लिए है जो आतंकियों को पनाह देते हैं, शह देते हैं। वैसे आज चीन की पुरानी हरकतों और नियत को ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने मोदी सरकार से कुछ सवाल भी पूछ लिए। आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर DDLJ वाले फिल्मी स्टाइल में आरोप लगाए। बकायदा DDLJ का फुल फॉर्म भी बताया।
DDLJ का फुल फॉर्म, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई। इन आरोपों के बाद कुछ सवाल भी पूछे, आप खुद सुनिए। तो चीन ने भारत के कौन से ऐसे इलाके थे नियंत्रण रेखा के ऊपर जहां पर घुसपैठ की थी? क्या चीन की जो फौज है PLA उन सारे इलाकों से वापस चली गई है? क्या ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स की बात हो रही है उसके बाद वो जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे कथित तौर पे हमारे सुरक्षा बल नहीं जा पा रहे थे, क्या अब वो जाने में सक्षम रहेंगे? अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। इस फाइल की खबरों को हमने आपकी सुविधा के लिए 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम तक की फुल पॉलिटिकल डोज है। ध्यान से देखिएगा। केरल की वायनाड सीट से आज प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल करके चुनावी राजनीति में एंट्री मार ली है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसकी बात करते हैं हम। यूपी में उपचुनाव पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाला कलेश भी है और 2027 चुनाव के आगाज की झलक भी दिखाई गई। महाराष्ट्र में सीटों वाली पहेली सुलझाने में MVS सफल दिख रही है, लेकिन 33 का पेच क्या है, 33 का फॉर्मूला क्या है, यह हम आपको बताने वाले हैं। और झारखंड में बेटा और बेटी नहीं बल्कि इस चुनाव में बहू के सहारे सियासत शुरू हुई है। इन चारों खबरों को हम एक एक करके डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्रियंका गांधी के हाई प्रोफाइल नामांकन की, जो सिर्फ नामांकन भर नहीं था बल्कि कांग्रेस का यह शक्ति प्रदर्शन था जिसे यादगार बनाने में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। इस नामांकन की तस्वीरों से कई सियासी संकेत छिपे हुए थे। ध्यान से देखिए। चलिए पहले तस्वीरों की ही बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक तस्वीर। प्रियंका गांधी के नामांकन की कहानी 3 हिस्सों में बांटी है। पहले उन्होंने रोड शो किया। उनके चुनावी रथ पर खुद वायनाड के पूर्व सांसद और उनके भाई राहुल गांधी सवार थे। प्रियंका के पीछे उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान थे। इनके अलावा अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी दिखे, जिनके लिए प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाली थी। साथ में कुछ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद रैली की गई, जहां मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। सबने एक एक करके भाषण दिया और जनता से आशीर्वाद मांगा। भीड़ रोड शो में भी थी और रैली में भी। रोड शो और रैली के बाद प्रियंका गांधी का काफिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचा, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इन तीनों तस्वीरों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, गौर से देखिए, शायद आपका ध्यान ना गया हो। चलिए हम आपको बता देते हैं। तीनों तस्वीरों में प्रियंका गांधी बैगनी रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं। बैगनी रंग की साड़ी मतलब रोड शो, रैली और नामांकन, हर जगह वो इसी रंग की साड़ी में दिखी। अगर आप उनके रोड शो वाले रथ को देखें तो वो भी बैगनी रंग में रंगा है। बैनर और पोस्टर का रंग भी बैगनी है। चलिए, जब इतनी तस्वीर देख ली तो एक तस्वीर और देख लीजिए। आज सुबह जब वकील और स्थानीय नेता उनके पास नामांकन के दस्तावेज लेकर आए थे तो वह आसमानी नीले रंग के सूट में थी। ये फॉर्मेलिटीज उन्होंने नामांकन के लिए जाने से पहले पूरी की थी। माना जा रहा है कि वो इसी सूट में शायद कलेक्टर दफ्तर भी जाएं, लेकिन जब वो जनता के सामने आई तो पोशाक का रंग बदल चुका था। ये दोनों तस्वीर एक साथ देखिए, पहले आसमानी नीले रंग का सूट और बाद में बैगनी रंग की साड़ी। तो क्या प्रियंका के नामांकन में बैगनी रंग को जानबूझकर तरजीह दी गई? क्या इसके पीछे कोई संदेश छिपा है? कहते हैं कि राजनीति की हर तस्वीर में कोई ना कोई कहानी, मैसेजिंग होती है। यहां भी है। प्रियंका के नामांकन में इस रंग को लेकर हमने आपके लिए कुछ जानकारी जुटाई है जो बेहद रोचक है। दरअसल केरल में नीलकुरुंजी नाम का एक दुर्लभ फूल पाया जाता है जो बैगनी नीले रंग का होता है। यह फूल 12 साल में एक बार खिलता है। इसका खिलना केरल में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सरकार ने इसे संरक्षित पौधों की सूची में रखा है। इस फूल को उखाड़ने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है। महिला दिवस का रंग भी बैगनी है। कुछ जानकार कहते हैं कि बैगनी रंग को महिलाओं की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। हो सकता है इन वजहों से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने यह रंग चुना हो। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां, रंग वाला यह एंगल दिलचस्प है। वैसे अगर आपने देखा हो तो डीएम ने भी इसी रंग की साड़ी पहन रखी है।
since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. This is a symbol of a brother's protection for his sister. I ask the people of Wayanad, in fact, I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. फ्लक्स में लगाया हुआ है वायनाड का प्रियंगिरी है, जो है सब पसंद करता है उसको। वही 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, यही लोग हैं। तो परिवार में ही सब घूमता है। This is not a tough election as far as we concerned. We will easily win this election with a high margin. With a high margin. राहुल गांधी का परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, बात ये लोग लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, ये लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। इनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। परिवार बात तो जनता तय करती है। जो चुनाव के बीच में जब जाता है तो जनता को तय करना है, राजनीतिक दल परिवारवाद नहीं तय करते। भाईजान छोड़ के गए, बहन पहुंच गई। केरला कांग्रेस में नेताओं की कमी पड़ गई ना, केरला कांग्रेस ही समझे तो कांग्रेस कभी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय है। प्रियंका गांधी के नामांकन से आज सियासी विवाद भी हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कलेक्टर के चैम्बर में नामांकन के वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घुसने नहीं दिया गया और परिवार के कुछ लोग ही अंदर गए। उन्होंने कांग्रेस पर दलित के अपमान का आरोप लगा दिया है। क्या वाकई में प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में खड़गे का अपमान हुआ? आखिर वायनाड के कलेक्टर दफ्तर में हुआ क्या था? हम आपको तस्वीरों के साथ इसकी इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, आप सब समझ जाएंगे। देखिए क्या है। पहली तस्वीर देखिए, इसमें आपको प्रियंका गांधी नजर आएंगी। उनके बगल में पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान बैठे हुए दिखाई देंगे। रेहान का एक दोस्त भी अंदर था। यहां आपको ना तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिखेंगे और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। अब आपको यहां ना तो रॉबर्ट वाड्रा दिखेंगे और ना ही उनके बेटे रेहान। यहां आपको प्रियंका के बगल में खड़गे नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ उनके भाई राहुल गांधी दिखाई देंगे। प्रियंका गांधी के पीछे सोनिया गांधी बैठी हुई हैं। एक दो स्थानीय नेता भी बीच बीच में आपको नजर आ सकते हैं। सीट और दफ्तर वही है, चेहरे बदल रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा, जो कि बड़ा ऑब्वियस है, कि ये चल क्या रहा है? गांधी परिवार और खड़गे आए तो वाड्रा कहां गए? इसी सवाल में सारे जवाब छिपे हुए हैं। सारा नियम कानून का खेल है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने जो हमें बताया है, अब जरा ध्यान से देखिए। देखिए, नियम यह कहता है कि नामांकन के वक्त उम्मीदवार समेत 5 लोग ही कलेक्टर के चैम्बर में मौजूद रह सकते हैं। यह रूल बुक है वहां की। ऐसे में एक साथ रॉबर्ट वाड्रा, रेहान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी के साथ अंदर नहीं जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने हमें यह भी बताया कि प्रियंका का काफिला कलेक्टर दफ्तर पहले पहुंच गया था, जबकि बाकी नेता ट्रैफिक की वजह से थोड़ा पीछे रह गए। लिहाजा वो अपने परिवार के साथ अंदर दाखिल हो गई। प्रियंका ने कलेक्टर से कहा, अभी बाकी लोग आ जाएं तब मैं नामांकन पत्र दाखिल कर दूंगी। इस पर कलेक्टर ने कहा कि नियम के मुताबिक सिर्फ 5 लोग ही अंदर रह सकते हैं। इस पर प्रियंका ने कहा कि मैं नियम का पालन करूंगी। क्या आप इस बात की इजाजत देंगी कि अलग अलग सेट के फॉर्म भरते वक्त कमरे में अलग अलग लोग और नेता मौजूद रहें? इस पर कलेक्टर ने जवाब दिया कि 5 लोगों का नियम है, वो कोई भी हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले सेट का फॉर्म भरते वक्त रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे अपने दोस्त के साथ रहे। बीच में सोनिया गांधी आ गई तो उनको एंट्री मिल गई, क्योंकि 4 लोग ही तब तक पहुंचे थे। इसीलिए सोनिया को जाने में दिक्कत नहीं हुई। फिर बाद में जब वाड्रा और रेहान चले गए तब राहुल गांधी आए, फिर खड़गे भी उनके नामांकन में साथ बैठे। यानी अलग अलग सेट का फॉर्म भरते वक्त अलग अलग लोग कलेक्टर के दफ्तर में मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन फॉर्म कई सेट में दाखिल किया जाता है। वायनाड में प्रियंका के लिए प्रियान गेरी के नारे लग रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो लिखा है शायद आप पढ़ ना पाए। हमारे नॉर्थ के जितने भी लोग हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। वायनाड में प्रियंका के लिए प्रियान गेरी के नारे लग रहे हैं। पोस्टर पर भी यही लिखा है। मलयालम में लिखे इस नारे का हिंदी में मतलब है वायनाड की प्यारी प्रियंका।
अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी का हलफनामा भी आ गया है। हर उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते वक्त इसे फॉर्म के साथ अटैच करना होता है। इसमें उनका नाम, पता और परिवार का ब्यौरा होता है। इसके अलावा संपत्ति और देनदारी समेत अन्य जानकारियां दर्ज होती हैं। फिलहाल हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगी। खैर, अब ये एक पार्ट हो गया। अब उस पार्ट की तरफ चलते हैं जहां पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें थीं, बड़ी सारी बैठकें चल रही थीं और इंडिया अलायंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। आप समझ ही गए होंगे। महाराष्ट्र की अब हम बात कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की हम बात कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि कांग्रेस उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीटों का फॉर्मूला काफी हद तक सुलझ गया है। अब से कुछ देर पहले 3 गुट के नेताओं ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकली तभी होती है जब सोल्यूशन आ जाता है। अब उनके बीच तय हुआ है सीटों का फॉर्मूला और वो फॉर्मूला मीडिया के सामने शेयर किया गया। तीनों दलों के बीच अभी 85, 85, 85 यानी 85, 85, 85 सीटों का बंटवारा हुआ है। मतलब राज्य की 288 सीटों में 255 सीटें फाइनल हुई हैं। यानी अभी के हिसाब से तो सीटों के समान बंटवारा हुआ है। ना कोई बड़ा भाई है और ना ही कोई छोटा भाई है। बाकी बची 33 सीटों पर आगे फैसला होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि कल तक इस पर फैसला होगा। उनके मुताबिक बची सीटों पर समाजवादी पार्टी समेत अन्य सहयोगियों से बात की जाएगी। आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा की मैराथन मीटिंग के बाद भी सभी सीटों का पेच पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। अब कल का इंतजार है। वैसे हमारे संवाददाता राजीव सिंह को सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस और एनसीपी की ऐसी कई सीटें हैं जिन पर उद्धव गुट के साथ सहमति नहीं बन पा रही है। एमवीए में अभी भिवंडी पश्चिम, वारसोवा, कुलाबा, भाईखला और नागपुर दक्षिण जैसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। एमवीए की बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी तो ठीक 2 मिनट पहले उद्धव गुट ने लिस्ट जारी कर दी। ऐसा लगा जैसे सारी स्क्रिप्ट तैयार थी। इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम हैं, यानी 85 में से 20 प्रत्याशियों के नाम जारी होना बाकी है। इस लिस्ट में कुछ नाम चौंकाने वाले हैं, जिनकी वजह से कुछ सीटों पर दिलचस्प टक्कर देखने को मिल सकती है। यही तो होता है पूरा पॉलिटिकल गेम। कोपरी पाचपा खाड़ी सीट से आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है, जहां से खुद एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। यह तो साख का सवाल है। यानी एकनाथ शिंदे की टक्कर उस केदार दीघे से होगी जिनके चाचा आनंद दीघे को सीएम अपना गुरु मानते हैं। वाह। इनके अलावा वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे फिर से उम्मीदवार हैं। ये सरप्राइज फैक्टर नहीं है। वहीं विक्रोली से संजय राउत के भाई सुनील राउत को टिकट मिल गया। उद्धव ठाकरे ने इस लिस्ट के जरिए न केवल बड़ी चाल चल दी है, बल्कि एक ही चाल से कांग्रेस और शरद पवार दोनों को बड़ा झटका भी दिया है। क्योंकि लिस्ट में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और शरद पवार दावा कर रहे थे, लेकिन उद्धव गुट ने पहली ही लिस्ट में वहां से भी उम्मीदवार उतार दिए हैं। उद्धव गुट ने कांग्रेस कोटे की रामटेक, बांद्रा ईस्ट और नासिक पश्चिम सीट पर टिकट तय कर दिया। वहीं एनसीपी के दावे वाली कुर्ला, परभणी और एक और सीट और इसके अलावा गेवराई सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मतलब उद्धव ने न सिर्फ शरद पवार को बख्शा और ना ही कांग्रेस को। $85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। एमवीए में जो लोग हैं वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं। तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे। ये भी फॉर्म वगैरह जो तैयारियां सब करनी पड़ती है, उसके लिए फौरन दिया हुआ ये हिस्सा है ये। और बाकी की जो चंद सीटें रहती हैं उसमें
ये छोटे पक्ष हैं हमारे साथ में, जो हमारे अलाइज हैं उनके साथ में बातचीत करके उनको भी दिया जाएगा। बाकी रहे हुई सीट भी एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे और बहुत अच्छी यानी महाविकास आघाड़ी एक बहुत ही बिखरा हुआ संगठन, बिखरी हुई अघाड़ी, जिसकी गाड़ी कहीं जाकर के अटक गई है। ऐसे महाविकास आघाड़ी को रोकना चाहिए। ऐसे महाविकास आघाड़ी को किसी भी हाल में महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के मतदाता, महाराष्ट्र के सुखी मतदाता कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे। देखिए, ऐसा है, आग इधर भी लगी है, आग उधर भी लगी है। हम बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी की। महायुति की अगर बात की जाए तो वहां पर शिवसेना के इलाके जो कहा जाते थे पहले, वहां पर कई जगह बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो दिल दोनों जगह जल रहे हैं। खैर, आज ही अजीत पवार की एनसीपी ने भी 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें कुछ बड़े नामों के बारे में आपको बताते हैं। बारामती से खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार मैदान में रहेंगे, पता था। येवला से छगन भुजबल, ये भी पता था। अंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल और कागल से हसन मुशर्रफ उम्मीदवार हैं। वहीं परली से धनंजय मुंडे और श्रीवर्धन से अदिति तटकरे को मैदान में उतारा गया है। लेकिन हमने दिल जलने की बात की थी, अब बात करते हैं जो पराली जल रही, उस प्रदूषण की बात कर रहे हैं, उस वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं जिससे दिल्ली एनसीआर की जनता परेशान है, मजबूरी में स्वीकार कर रही है। लेकिन आज इस पराली को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को खूब सुनाया है और लोगों के मूल अधिकारों की बात करते हुए जो कुछ कहा है वो आज आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वालों पर कार्रवाई करने में पंजाब और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की, पराली जलाने पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण और शुद्ध हवा देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और यह उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन पराली को लेकर सरकारों की नाकामी नागरिकों के इस मूल अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने आज यह भी सवाल किया कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने आज पराली पर गोलमोल जवाब देने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सारी हकीकत बताएं, वरना अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत ने साफ कह दिया है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो इस पर सख्त आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अब शक्तिहीन हो चुका है और अब यह बिना दांतों वाला अधिनियम है। इसके लिए कोर्ट ने पूछा कि दंड का प्रावधान करने वाली धारा 15 में संशोधन क्यों किया गया। अब हम आपको बारी बारी से यह बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पराली प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा की सरकारों की क्लास लगाई है। एक्सक्यूज मी। अदालत ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा कि इस वर्ष पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई। इस पर जवाब मिला 1510। कोर्ट ने पूछा 1510 घटनाओं में कितनी एफआईआर दर्ज की है, तो सरकार की ओर से जवाब आया 1084। जज साहब ने सवाल किया कि 1084 घटनाओं में 470 पर ही मामूली जुर्माना क्यों लगाया गया। इस पर पंजाब सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि करीब 11 लाख रुपए वसूले गए हैं। लेकिन कोर्ट ने फिर यह पूछा कि 600 लोगों से जुर्माना क्यों लिया गया और कहा कि पंजाब सरकार यह संदेश दे रही है कि कानून तोड़ने वाले आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी खूब सुनाया। कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाने पर अप्रैल से अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस पर हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि 32 एफआईआर। 32। अदालत ने सवाल किया कि जब पराली जलाने की घटनाएं 400 से ज्यादा हुई तो एफआईआर सिर्फ 32 क्यों। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा बाकी के खिलाफ चालान किया गया है। कोर्ट ने पूछा किसी पर सिर्फ जुर्माना और किसी पर एफआईआर, ऐसा क्यों। इसका कोई स्पष्ट जवाब हरियाणा सरकार की ओर से नहीं आया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं और यह सही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? यह आई वॉश इसलिए हो रहा है, शायद एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनावों का माहौल था और जो सरकारें हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा हल्के में लेती हैं।